नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। पिछले बायोलॉजी के क्लास में हमने जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि किस तरह से छोटे से आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों से जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई, इतने बड़े जीवमंडल का विकास हुआ। आज हम जैव विकास की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो मुख्य रूप से जैव विकास अर्थात एवोल्यूशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैव विकास अर्थात एवोल्यूशन होता क्या है। अगर सरल भाषा में अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, इसकी अगर परिभाषा दें तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप एक लंबे समय के पश्चात जटिल जीवों का विकास की जो प्रक्रिया होती है उसे ही जैव विकास अथवा एवोल्यूशन कहा जाता है। इससे संबंधित अलग अलग विचार, अलग अलग विचारधारा तथा अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। जो सबसे पहले एवोल्यूशन से संबंधित थ्योरी दी गई वो दी गई थी लामार्क के द्वारा। लामार्क कहाँ के रहने वाले थे? लामार्क फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने 1809 में अपनी थ्योरी दी थी और इनकी जो थ्योरी थी वो उसमें पब्लिश हुई थी एक बुक फिलॉसफी जियोलॉजिक में। 1809 की ये बात है। इनकी जो थ्योरी थी वो कुछ फैक्ट्स पे आधारित थी, कुछ अवधारणाओं पर आधारित थी जो इस प्रकार नीचे लिखे गए हैं। पहली जो इनकी अवधारणा थी वो क्या थी? बड़े होने की प्रवृत्ति, अर्थात किसी भी जीव में प्रवृत्ति होती है कि वो अपने आकार को समय के साथ और बड़ा करना चाहता है। उनकी ये सोच थी, पहली अवधारणा थी उनकी कि कोई भी जीव होता है उसकी ये प्रवृत्ति होती है कि समय के साथ वो अपने आकार को, अपने अलग अलग अंगों के आकार को और बड़ा करना चाहता है। दूसरी जो उनकी अवधारणा थी वो थी वातावरण का प्रभाव, मतलब किसी भी जीव पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वातावरण जीवों को प्रभावित करता है। तीसरी उनकी जो अवधारणा थी वो थी अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग का प्रभाव, मतलब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव जिस अंग को जितना ज़्यादा प्रयोग करता है वो अंग उसके समय के साथ उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनते जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग अगर व्यक्ति नहीं करता है तो वो अंग समय के साथ लुप्त हो जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, जैसे कि हमारे कान। अगर आप पशु पक्षियों के जैसे और जीवों के कान देखें तो वो अपने कान के जो मसल्स होते हैं उनको मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कान के जो मसल्स हैं जिनको ऑरिकुलर मसल्स कहा जाता है वो हम मूव नहीं कर सकते। इसका क्यों नहीं मूव कर सकते? तो इसका कारण हम यहाँ पे खोज सकते हैं। इसलिए हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि हम उनका प्रयोग नहीं करते थे। अगर हम उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो समय के साथ वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। या फिर जो मनुष्य में पाए जाने वाला विजडम टूथ था या फिर मनुष्य में पाए जाने वाला जो टेल था वो इसी कारण से क्या हुआ, क्योंकि हम उनका उपयोग नहीं करते थे, इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ वो लुप्त हो गए। और इनकी जो चौथी अवधारणा थी वो थी प्राप्त किए गए लक्षणों की वंशागति, अर्थात कोई भी जीव अथवा मनुष्य अपने जीवन काल में जिस भी लक्षण को प्राप्त करता है, जिस भी गुण को प्राप्त करता है, उसके आने वाली संतान में वो गुण होंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो हथौड़े से अपना काम करता है, यानी वो अपने एक हाथ का उपयोग, जो अपने दाएं हाथ है उसका उपयोग वो ज़्यादा करेगा। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि उसका जो दायां हाथ होगा, क्योंकि उसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसीलिए वो क्या होगा, वो दायां हाथ उसका ज़्यादा मजबूत होगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो संतान होगी उसमें भी जो दायां हाथ होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन काल में जो गुण प्राप्त किए गए, अर्थात उसका दायां हाथ जो ज़्यादा मजबूत हो गया, उसका हस्तांतरण उसकी संतान में भी होगा। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा ऊँट को हमने देखा है, या फिर जिराफ जो पाए जाते हैं सवाना के मैदानों में, तो उनके क्या होते हैं, उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। यहाँ पे लामार्क ने उनकी जो गर्दन ऊंची होती है उसका ये कारण बताया क्योंकि वो पेड़ की पत्तियाँ खाते थे। पेड़ की पत्तियाँ खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था कि धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर करना होता था, और इसी कारण से उनका जो गर्दन था वो धीरे धीरे ज़्यादा ऊंचा होता गया और अभी भी उनका गर्दन ऊंचा है।
तो इसको हम लामार्क की थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसके बाद जब लामार्क की थ्योरी दी गई थी 1809 में, ये बहुत पहले की बात है। इस समय लोग डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर जो दूसरी थ्योरी दी गई वो दी गई डार्विन के द्वारा, और ये जो थ्योरी दी गई, ये थ्योरी दी गई 1859 में। 1859 तक जो लामार्क के द्वारा थ्योरी दी गई थी उसको लोग मानने से इनकार कर चुके थे। और एक तरह से देखा जाए तो डार्विन भी उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी के द्वारा लामार्क की जो थ्योरी दी गई थी उसे नकार दिया। डार्विन के द्वारा जो थ्योरी दी गई वो दी गई 1859 में। डार्विन ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के एक धनी परिवार से ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपनी एक शिप थी इनकी, अपनी जो इन्होंने किराए पे ली थी, जिसका नाम था HMS बीगल। उस शिप पे इन्होंने पूरे अटलांटिक सी की यात्रा की, और अटलांटिक सी में एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है? तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर के वेस्ट में है गैलापागोस आइलैंड। यहीं पे उन्होंने अपना अध्ययन किया, और एक विशेष प्रकार के बर्ड पे उन्होंने अपना अध्ययन किया, जिस बर्ड का नाम था फिंच बर्ड। ये जो फिंच बर्ड था, इसमें जो बिग पाए जाते थे, बिग मतलब उसका चोंच, इसमें जो बिग पैटर्न था, जो चोंच पाए जाते थे, उस पे इन्होंने अध्ययन किया। हालांकि वहाँ पे जो टॉर्टवाइज पाए जाते थे उस पे भी इन्होंने अध्ययन किया था, लेकिन मुख्य रूप से इन्होंने फिंच बर्ड पे अध्ययन किया। इन्होंने यहाँ पे देखा कि जो गैलापागोस आइलैंड है वो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का समूह है, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो फिंच बर्ड है वो पाई जाती है, और उन सारे फिंच बर्ड का जो बिग पैटर्न था वो अलग अलग था। जब उन्होंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, धीरे धीरे इस चीज़ का अध्ययन किया, तो उन्हें ये पता चला कि अलग अलग आइलैंड्स पे जो फिंच बर्ड पाई जाती हैं वहाँ पे उन्हें खाने के लिए अलग अलग चीज़ें अवेलेबल है। कहीं पे कोई, मान लीजिए अगर कोई फिंच बर्ड है तो वो दाना चुगती है, कहीं पे कोई कीड़ों को खाती है, कहीं पे कोई फिंच बर्ड है वो क्या करती है, तो वो फलों को खाती है। इसी कारण से क्या हुआ कि उनके जो बिग थे, उनके जो चोंच था, उनका आकार एक दूसरे, उनका जो स्वरूप था चोंच का, या फिर चोंच का जो आकार था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, तो एक दूसरे से अलग होता गया। ठीक है, इसको उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा समझाने की कोशिश की, जो उन्होंने दिया था 1859 में। अगर डार्विन के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो वह मुख्य रूप से इन 5 अवधारणाओं पर आधारित है। इनकी जो थ्योरी थी उसकी जो पहली अवधारणा है वह है प्रचुर संतानोत्पत्ति। अर्थात कोई भी जीव हो, मनुष्य हो या कोई भी अन्य जीव हो, उसमें एक चीज़ कॉमन होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने संतानों को उत्पन्न करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को उत्पन्न करना चाहता है। जो दूसरी अवधारणा थी वो थी जीवन का संघर्ष। अर्थात प्रचुर संतानोत्पत्ति मतलब होने वाले संतान तो बहुत ज़्यादा होंगे, जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। और क्यों? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फूड। क्योंकि संतान तो बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें आपस में संघर्ष होता है। और आपस में संघर्ष किसके लिए होता है? तो मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो फूड के लिए होता है। मुख्य रूप से खाने के लिए आपस में संघर्ष होता है। और जो इनकी तीसरी अवधारणा थी वो थी विभिन्नताएं तथा वंशागति। अगर खाने के लिए संघर्ष होगा बच्चों में या फिर दूसरी चीज़ों के लिए उनके संतानों के बीच अगर संघर्ष होता है तो फिर वैसे संतान ही आगे बढ़ पाएंगे जो कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं। अर्थात वैसे गुण जो किसी संतान को शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम बनाते हैं या मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम बनाते हैं, वैसे गुणों की वंशागति होगी। वैसे गुणों की वंशागति होगी अर्थात वैसी संतानें जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत हैं, वही उस जीव के आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और जो चौथी अवधारणा थी वो थी योग्यतम की अतिजीविता। अर्थात वह बच्चा जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत होगा वही आगे बढ़ेगा, वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, और उसी जीव को प्रकृति के द्वारा चयन किया जाएगा। अर्थात प्रकृति के द्वारा उसका वर्ण किया जाएगा, अर्थात उसी का नेचुरल सिलेक्शन किया जाएगा, उसी को प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा। और वही बच्चा, वही जीव
अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। यही था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या फिर प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया। जब ये थ्योरी दी गई डार्विन के द्वारा, तो इस थ्योरी ने लामार्क के द्वारा जो दी गई थ्योरी थी उसको पूरी तरह से नकार दिया। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो डार्विन ने जो अपनी तीसरी अवधारणा थी उसमें एक बात कही थी कि विभिन्नताएं तथा वंशागति, अर्थात जो वैसी भिन्नताएं जो किसी भी जीव को किसी भी वातावरण के प्रति ज़्यादा अनुकूल बनाती हैं, उन भिन्नताओं का, उन गुणों का संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। अर्थात जो भिन्नताएं हैं वो होती हैं और वही किसी जीव को किसी भी पर्यावरण के प्रति या तो अनुकूल बना सकती हैं या प्रतिकूल बना सकती हैं। अगर वो किसी जीव को पर्यावरण के प्रति अनुकूल बनाएंगी तो आने वाली पीढ़ी में उन भिन्नताओं का संचरण होगा। अगर वो पर्यावरण के प्रति किसी भी जीव को अनुकूल नहीं बनाएंगी तो आने वाली पीढ़ी में उनका संचरण नहीं होगा और ऐसे गुण वहीं पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे डार्विन ने विभिन्नताओं की बात कही थी, लेकिन ये जो विभिन्नताएं होती हैं वो आती कहाँ से हैं, इसके बारे में डार्विन ने कोई बात नहीं कही थी। इसके बारे में जानकारी मिलती है इसके बाद जो रिसर्च किए गए हुगो डी वेरिस के द्वारा, उससे। हुगो डी वेरिस ने मुख्य रूप से अपना जो रिसर्च किया, अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, अपना जो प्रयोग किया, वो उन्होंने संध्या प्राइमरोज पे किया था, या फिर इसे इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है। इवनिंग प्राइमरोज, इसी प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उनके द्वारा एक थ्योरी दी गई जिसे कहा जाता है म्यूटेशन थ्योरी, या फिर इसी को कहा जाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसमें डार्विन ने यह बताने की कोशिश की कि जीवों में भिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं। हुगो डी वेरिस ने यहाँ पे कहा कि जीवों में जो भिन्नताएं होती हैं वो म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, यानी उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती हैं। और म्यूटेशन किस तरह का होता है, तो एक ही बार में होने वाला अस्थायी म्यूटेशन होता है जिसके कारण गुणों में परिवर्तन होता है। और ये गुण पर्यावरण के प्रति अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। अगर ये गुण पर्यावरण के प्रति अनुकूल होंगे तो आने वाली पीढ़ी में इनका संचरण होगा, और अगर ये गुण पर्यावरण के प्रति प्रतिकूल होंगे तो आने वाली पीढ़ी में इनका संचरण नहीं होगा। अर्थात हमने 3 अलग अलग सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। पहला हमने लामार्क की थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने डार्विन की थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर हमने हुगो डी वेरिस जो थे उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा। ये जो 3 थ्योरीज दी गई उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि एवोल्यूशन जो था हमें एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। अब हम एवोल्यूशन को आगे समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात स्पेसिएशन, अर्थात प्रजातियों का जो विकास हुआ उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक जीव से या फिर एक प्रजाति या फिर एक स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज का विकास कैसे हुआ वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज क्या होते हैं, तो वैसे जीव जो आपस में लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, उनको हम एक जीव में रखते हैं, उनको हम एक स्पीसीज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम अगर मनुष्य को ही ले लें तो मनुष्य को रखा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस में। मनुष्यों को हम रखते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। जहाँ पे ये जो होमो है ये है जीनस, सेपियंस हो गया स्पीसीज, और ये जो तीसरा सेपियंस हो गया ये हो गया सब स्पीसीज।
तो जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर, जितने भी मनुष्य पाए जाते हैं, उनको हम इसी में रखते हैं, होमो सेपियंस। सेपियंस में ही उनको रखा जाता है। उनका जो स्पीसीज होगा वो सेपियंस होगा, और जो सब स्पीसीज होगा वो भी सेपियंस ही होता है। इसीलिए आप किसी भी मनुष्य को ले लें, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। अब जब हमने स्पीसीज की अवधारणा पढ़ ली कि स्पीसीज किन्हें कहा जाता है, तो हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेशिएशन क्या होता है। स्पेशिएशन या फिर प्रजातियों का विकास। एक ही स्पीसीज से, एक ही जीव से, एक ही जाति के जीव से अलग अलग स्पीसीज का विकास, अलग अलग प्रजातियों का जो विकास होता है एक लंबे समय में, इसे ही प्रजातिकरण या फिर स्पेशिएशन कहा जाता है। इसे हम दो तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला होता है हमारा जियोग्राफिकल बैरियर। स्पेशिएशन बाय जियोग्राफिकल बैरियर, और दूसरा होता है स्पेशिएशन बाय रिप्रोडक्टिव बैरियर। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जियोग्राफिकल बैरियर क्या होते हैं और किस तरह से जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा एक स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज और एक जीव से अलग अलग जीवों का विकास हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह से एक बड़ा सा जंगल है, यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, और यहाँ पे एक मौत की प्रजाति पाई जाती थी, जो कि देखने में कैसी थी? ग्रीन, बिल्कुल हरी थी, बिल्कुल वो देखने में हरी थी। इसीलिए वो अपने आसपास के पर्यावरण में अच्छे से घुल मिल जाती थी, जिसके कारण जो जीव जंतु, जो पक्षी हैं, वो उसे पहचान नहीं पाते थे, और वो आसानी से यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे थे। उनकी अच्छी खासी जनसंख्या थी यहाँ पे। समय के साथ क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ से बीच से एक नदी फ्लो करने लगी, जो एक चौड़ी सी नदी थी। ये बहुत समय अंतराल के बाद हुआ, मान लीजिए कि इसको होने में हजारों वर्ष लगा। अब ये जंगल का जो ऊपर वाला इलाका है, वो जंगल के नीचे वाले इलाके से अलग हो जाएगा। किस तरह से अलग हो जाएगा? एक जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा। मान लिया कि समय के साथ ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ के जंगल काट दिए गए और यहाँ पे जंगल कम हो गए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा दी गई। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? जो पॉल्यूशन था वो बढ़ गया। और ये वाला क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे जंगल हैं, यहाँ पे लोगों के आवास नहीं बने हैं, ना ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है। यानी इस वाले क्षेत्र में क्या हो गया? पॉल्यूशन बहुत कम हो, यानी इस वाले क्षेत्र में पॉल्यूशन अभी भी बहुत कम है, और इस वाले क्षेत्र में पॉल्यूशन बढ़ गया। तो इस वाले क्षेत्र में पॉल्यूशन बढ़ने के कारण क्या होगा? यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो अब धीरे धीरे, अगर पेड़ पौधे होंगे भी तो उनके छाल अब धीरे धीरे कैसे हो जाएंगे? भूरे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पत्तियाँ होंगी या जो डाल होंगे या जो तने होंगे, उस पर बहुत ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर होता है वो जाके जमा हो जाएगा, जिसके कारण उनका रंग भूरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो ग्रीन प्रजाति के मौत होंगे, जिनका कलर ग्रीन होता है, उनको नेचर के द्वारा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए उसी ग्रीन प्रजाति में से म्यूटेशन के फलस्वरूप कोई ऐसी प्रजाति विकसित हुई थी जिसका कलर मान लीजिए कि ग्रे है, तो उसको नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वो अपने पर्यावरण में आसानी से घुल मिल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन होगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो ग्रे मॉथ है उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है जो बिल्कुल पूरी तरह से वन है, वहाँ पे अभी भी ग्रीन मॉथ का नेचुरल सिलेक्शन होगा। दोनों थे एक ही स्पीसीज के, एक ही जीव थे, लेकिन एक जियोग्राफिकल बैरियर के कारण और जो नेचुरल सिलेक्शन था प्राकृतिक वर्ण के अलग अलग होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन मॉथ है उसको प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे जो ग्रे मॉथ है उसको प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि समय के साथ लाखों वर्षों में दोनों के बीच में भिन्नताएं धीरे धीरे बढ़ती जाए म्यूटेशन के कारण।
और ऐसा हो सकता है कि समय के साथ धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बीच में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएं और दोनों एक दूसरे के साथ लैंगिक जनन करने में भी सक्षम नहीं हो, और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मौत की एक स्पीसीज थी वो दो अलग अलग स्पीसीज में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि जो स्पेसिएशन होता है या फिर एक जाति से या फिर एक स्पीसीज से अलग अलग स्पीसीज का विकास कैसे होता है, वो ज्योग्राफिकल बैरियर के द्वारा कैसे हो सकता है, उसको हमने समझने की कोशिश की थी। और जो स्पेसिएशन हुआ है वो इसी तरह से हुआ है, और इसी तरह से कुछ जीवों से ही इतने बड़े जीव मंडल का विकास हुआ है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रजातिकरण कि ये जो एवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है, इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं, ताकि हम ये साबित कर सकें कि जो जैव विकास की जो क्रिया है, जो एवोल्यूशन की क्रिया है, वो हुई है। पहले हम इसके साक्ष्य देखने की कोशिश करते हैं, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है, जिनकी एनाटॉमी सेम होती है, लेकिन वो कार्य अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे कि मान लीजिए मनुष्य के पैर, और या फिर आप देख लीजिए जो डॉल्फिन पानी में पाई जाती है, उसके जो आगे वाले फ्लिपर्स होते हैं, वो दोनों तो हैं स्तनपायी, मनुष्य भी स्तनपायी है, डॉल्फिन भी स्तनपायी है, लेकिन जो मनुष्य का पैर होता है वो किस लिए बना है? वो चलने के लिए बना है, मनुष्य उससे चलता है। लेकिन अगर वही आप डॉल्फिन की बात करेंगे तो डॉल्फिन जो होता है, जो कि पानी में पाए जाने वाला स्तनपायी है, वो अपने आगे वाले वो अपने जो लिम्स होते हैं उनका प्रयोग किस लिए करता है? वो तैरने के लिए करता है। इसीलिए उनकी एनाटॉमी एक है, स्ट्रक्चर एक है, एक ही तरह के बोन से मिल करके वो बने हुए हैं, लेकिन वो कार्य अलग अलग कर रहे हैं। इस तरह के एवोल्यूशन को कहा जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब जो इवोल्यूशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है, दोनों तो हैं स्तनपायी, लेकिन उनके शरीर के जो विशेष हिस्से थे वो विशेष कार्यों को करने के लिए धीरे धीरे अनुकूलित हो गए। एक हो गया तैरने के लिए, जैसे कि हमने डॉल्फिन्स में देखा, और दूसरे हो गए चलने के लिए, है ना। तो इससे हमें क्या साक्ष्य मिलता है कि जो डॉल्फिन थे और जो जैसे कि जो स्थल पे रहने वाले जीव हैं जैसे मनुष्य, उनकी ओरिजिन एक है, लेकिन समय के साथ विशेष कार्यों को करने हेतु उनके जो शरीर के हिस्से थे वो अनुकूलित हुए, और इस तरह से जो डॉल्फिन्स के जो फिन्स थे उनका विकास हुआ और मनुष्यों के पैरों का विकास हुआ। उसी तरह से एक ऑर्गन्स होते हैं जिनको कहा जाता है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स में होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इस तरह से। जैसे इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे चमगादड़ और पक्षी। अगर आप दोनों के पंखों को देखने की कोशिश कीजिएगा तो जो चमगादड़ हैं वो तो मैमल्स हैं, वो तो स्तनपायी हैं, और जो पक्षी हैं वो पक्षी हैं। अगर आप उनके पंखों को देखने की कोशिश कीजिएगा तो वो भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जो चमगादड़ के पंख होते नहीं हैं, एक्चुअली वो जो उसका होता है वो उसका स्किन का एक्सटेंशन होता है, उसकी त्वचा का एक्सटेंशन होता है, जिसके सहारे वो उड़ते हैं। और जो पक्षी होते हैं उनमें तो पंख पाए जाते हैं। दोनों हैं भी अलग अलग, जो चमगादड़ हैं वो स्तनपायी हैं, जो पक्षी हैं वो पक्षी हैं। लेकिन फिर भी लोग ये दोनों अपने डैने का प्रयोग करते हैं, किस लिए? तो उड़ने के लिए। यानी इनकी ओरिजिन अलग अलग है, लेकिन अपने शरीर के विशेष हिस्सों का उपयोग ये एक तरह से कर रहे हैं, किस लिए? तो उड़ने के लिए। ये भी इसमें एक तरह का अनुकूलन को दर्शाता है, और साथ ही साथ ये जैव विकास का एक तरह से हम देखें तो साक्ष्य भी प्रस्तुत करता है। दूसरा हम देख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक्स या फिर संयोजन कड़ी। कनेक्टिंग लिंक या संयोजन कड़ी। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक वो होते हैं जो दो जीवों के बीच या दो स्पीसीजों के बीच की कड़ी का निर्माण करते हैं, जैसे कि डक बिल प्लेटिपस, या फिर इसी को कहा जाता है एकिडना।
एकिडना को माना जाता है कि ये संयोजन कड़ी है किनके किनके बीच की, तो ये संयोजन कड़ी है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की, यानी जो सरीसृप होते हैं और जो स्तनपायी होते हैं उनके बीच की जो संयोजन कड़ी माना जाता है वो एकिडना या डकबिल प्लेटिपस को माना जाता है। क्योंकि और डकबिल प्लेटिपस से ही ये साक्ष्य मिलता है कि जो स्तनपायी होते हैं उनका जो ओरिजिन हुआ है, उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, तो वो हुई है रेप्टाइल से, अर्थात सरीसृपों से। अगर आप एकिडना को देखिएगा तो कोई भी जो स्तनधारी होता है वो अंडे नहीं देता। स्तनधारी जो अधिकतर होते हैं वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है एकिडना या डकबिल प्लेटिपस, क्योंकि ये बच्चे देता है। साथ ही साथ ये कनेक्टिंग लिंक जो है वो ये भी बताने का कार्य करता है कि जो स्तनपायी हैं उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, सरीसृपों से हुई है। ये भी जैव विकास अर्थात एवोल्यूशन का एक साक्ष्य है। दूसरा हम देखने की कोशिश करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं ये अभी लुप्त हो चुके हैं, ये अभी पाए नहीं जाते। लेकिन ये जो आर्कियोप्टेरिक्स जीव थे उनसे साक्ष्य मिलता है कि जैव विकास का साक्ष्य मिलता है कि जो पक्षियों की जो ओरिजिन हुई, पक्षियों का जो विकास हुआ वो भी सरीसृपों जैसे जीवों से ही हुआ। और ये जो आर्कियोप्टेरिक्स हैं इसके जो जीवाश्म मिलते हैं उससे ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स ये जो जीव थे ये पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच की संयोजन कड़ी है। पहले सरीसृपों का विकास हुआ और सरीसृपों से ही आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवों का विकास हुआ और इन्हीं आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवों से बाद में जाकर के फिर पक्षियों का विकास हुआ। ये जो आर्कियोप्टेरिक्स से जीवाश्म मिले हैं उनमें पक्षियों की तरह चोंच पाए जाते थे, लेकिन ये जो चोंच होते थे उनके अंदर दांत होते थे। क्योंकि पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते, दांत सिर्फ रेप्टाइल्स में जो होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। इसीलिए ये जो आर्कियोप्टेरिक्स थे इनके जो जीवाश्म मिले हैं उसके आधार पर इन आर्कियोप्टेरिक्स को जो सरीसृप होते हैं और जो पक्षी होते हैं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। एक और साक्ष्य की ओर हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे जीवाश्म। फॉसिल्स या जीवाश्म। फॉसिल्स या जीवाश्म क्या होते हैं, वैसे जीव जो बहुत पहले पाए जाते थे। मान लीजिए अगर वो किसी कारण से मर जाते हैं और मरने के पश्चात अगर जो उनके जो शरीर के अवशेष बचते हैं उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाता है, लेकिन कुछ हिस्से उनके शरीर के बचे रह जाते हैं। जैसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गए वहाँ पे बचे रह जाते हैं, या फिर अगर कोई ठंडा प्रदेश है तो बर्फ़ के अंदर, या फिर जो पेड़ का लैटेक्स होता है वो भी एक कंजर्वेटिव की तरह काम करता है और बहुत समय तक उनको प्रिजर्व करके रख सकता है। उनके शरीर के जो बचे खुचे हिस्से थे उनको अगर लाखों वर्ष के पश्चात मान लीजिए कि किसी सेडिमेंट्री रॉक से हम इनको प्राप्त करते हैं तो इनका शरीर का अधिकतर हिस्सा जो होगा वो तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे हिस्से बचे रह जाते हैं, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, ऐसे जो हिस्से होते हैं वो उनके प्रिजर्व्ड स्टेट में ही बचे रह जाते हैं, जिससे हमें उस जीव के आकार के बारे में वो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो जीव जितने ज़्यादा पहले पृथ्वी पे विकसित हुए, अगर हम इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं तो जो जीव सबसे पहले विकसित हुए उनके जो अवशेष मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा गहराई में प्राप्त होंगे। जो जीव उसके बाद विकसित हुए उनके अवशेष उसके बाद प्राप्त होंगे, जो जीव उसके बाद विकसित हुए उनके अवशेष उसके ऊपर प्राप्त होंगे, और जो जीव सबसे बाद में विकसित हुए उनके अवशेष सबसे ऊपर प्राप्त होंगे। अर्थात हमें ये पता चलेगा कि सबसे पहले जो जीव विकसित हुआ उनके अवशेष सबसे नीचे मिलेंगे, यानी जो सबसे नीचे अवशेष मिलेंगे समुद्र की गहराइयों में भी सबसे नीचे, वो साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जैसे जीवों के मिलेंगे। और इनसे इनसे जैसे जैसे जो जैव विकास था या फिर एवोल्यूशन की क्रिया थी वो आगे बढ़ी, वैसे वैसे जीवों के अवशेष हमें ऊपर की ओर धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे। इससे हमें प्राप्त होता है कि जैव विकास का क्रम क्या था, पहले कौन जीव विकसित हुए और फिर उन जीवों से कैसे आगे जीवों का विकास हुआ। तो जैव विकास और एवोल्यूशन के चैप्टर के लिए आज इतना ही। नमस्कार।